my channel Bay of Bio, and I am Sanat Kumar Das standing up for you to teach you the living world first unit of biology. So कैसे हो आप लोग? सब ठीक? चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं लेक्चर. सो ये तो पार्ट 3 है लेक्चर का. जो पिछला वाला पार्ट मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने तुम्हारा मेन डाउट क्लियर किया था. क्या था वो? सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी. जिस 3 वर्ड के इर्द गिर्द तुम चक्कर लगाते थे तुम्हारा सर खत्म हो जाता है यहीं पर. मैंने वो डाउट क्लियर कर दिया था. किया था कि नहीं? तो चलो फिर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई उसी को क्यों रिवाइज करा रहे हो. रिवाइज नहीं करा रहा हूँ. आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन. मैंने तुम्हें बताया भी था, ठीक है. बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन आज हम लोग पढ़ने वाले थे. क्लासिफिकेशन के बेसिक्स पढ़ने में मतलब यही तो दोनों के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ना. टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, यही दोनों के इर्द गिर्द हम लोग चक्कर काटेंगे. फिर भी मैंने एक कंपैरिजन के लिए ये 3 के 3 टॉपिक उठाए हैं. चलो देखते हैं. सिस्टमैटिक्स मैंने क्या बताया था. पहले तो ये बताओ सिस्टमैटिक्स क्या बताया था. चलो रिकॉल करो जल्दी से. हो गया? चलो देखो. स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके, यही बताया था ना मैंने, यही बताया था. ठीक है, तो फिर चलो क्लासिफिकेशन के पास आ जाओ. क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुपिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म मींस ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स. यही है कि नहीं? मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में उनको क्लासिफाई करना. ओके, अब चलो यहां पर थोड़ा ऐड कर देते हैं इनटू ग्रुप्स. हो गया कंप्लीट. अब भाई टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? इससे रिकॉल करो, ये बहुत मेन चीज है भाई. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था टैक्सोनॉमी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स. तो भाई ये क्या हो गया? प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन. सो भाई एक बात मैं तुम्हें यहां बताना चाहता हूं कि ये जो टैक्सोनॉमी है ये क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है. अब कैसे है और मैं यहां पर क्यों आया, अब चलो इसको डिस्कस करते हैं. तो भाई सिस्टमैटिक्स अभी गया भाड़ में. अभी सिस्टमैटिक्स के बारे में हमें कुछ मतलब जानना नहीं है, ये मैंने सिर्फ कंपैरिजन के लिए आया था. ठीक है, अब भाई इन दोनों चीजों को देखो, क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी. भाई क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम लोग एक नॉर्मल दोनों बच्चों को ले जाएं और उन्हें बोलें कि भाई तुम लोग अभी कुछ बच्चों को दे दो, एक क्लास को दे दो. ठीक है, अभी उस क्लास में सपोज 50 बच्चे हैं. कितने? 50 बच्चे हैं. तो हमने दोनों मतलब उनसे थोड़ा हायर क्लास के बच्चों को वहां पर काम पे लगाया कि भाई इन 50 बच्चों को तुम जैसे भी तुम्हारे मर्जी से दोनों ग्रुप में ग्रुपिज्म करो. भाई वो दोनों क्या करेंगे? थोड़ी ना सेम करेंगे. मतलब एक अगर पहला बच्चा हाइट को लेके ग्रुपिज्म करेगा तो मतलब जो दूसरा बच्चा होगा वो नंबर्स को लेके ग्रुपिज्म कर देगा कि भाई इसका एनुअल में कितना आया था, कौन अच्छा बच्चा है और कौन बुरा बच्चा है. ठीक है, नंबर्स को लेकर. ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके तौर पर उनको क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, मतलब ग्रुपिज्म किया जा सकता है. तो फिर भाई अगर सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं अब सबको अगर हम वैराइटीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लेके उनको क्लासिफिकेशन करेंगे तो भाई कितने ग्रुप्स बनेंगे. इसीलिए टैक्सोनॉमी जरूरत है. टैक्सोनॉमी क्या दिया? टैक्सोनॉमी ने हमें बताया प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू वैरायटी ऑफ ग्रुप्स. इसको याद रखना. टैक्सोनॉमी ने हमें क्या प्रोवाइड किया? मेन चीज प्रोवाइड किया. अगर हम उस दोनों बच्चों को सिर्फ एक हिंट दे देते कि सबसे बड़े बड़े बच्चों को एक ग्रुप में रख देना, छोटे छोटे बच्चों को एक ग्रुप में रख देना हाइट के तौर पर. मतलब हम लोग अगर उनको एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हाइट दे देते तो वो दोनों लोगों का जो कैरेक्टर्स मतलब क्लासिफिकेशन आया होगा वो सेम ही होता कि नहीं. वहीं यहां पर हमको टैक्सोनॉमी प्रोवाइड करा रहा है. समझ में आ रहा है ना? मतलब टैक्सोनॉमी ने क्या बोला? अब तुम लोग बताओ टैक्सोनॉमी ने क्या बोला. अभी आगे पढ़ेंगे, अभी डिस्कस मत करो. दिमाग का कचरा पहले नहीं बनाने का. ठीक है, तो फिर देखो यही हो गया क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी के अंदर जो डिफरेंसेस थे, यही हो गया.
तो भाई देखो, अब आगे चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट के। आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, जो पहला 2 स्टेप है उसको मैंने एक ही पॉइंट में ले लिया क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब तुम लोगों को तो मैं बता चुका हूं भाई, आइडेंटिफिकेशन तो नॉर्मली है आइडेंटिफाई करना, और कैरेक्टराइजेशन है कैरेक्टराइज एन अननोन ऑर्गेनिज्म इन कंपेयर टू ए नोन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसका टोटल क्या हो गया? टू आइडेंटिफाई एंड, एक मिनट, and characterize an unknown organism, आइडेंटिफाई करना और कैरेक्टराइज करना एक अननोन ऑर्गेनिज्म को इन कंपेयर टू, इसको याद रखना, इन कंपेयर टू नोन ऑर्गेनिज्म। ओके, समझ में आ गया? तो भाई अब जो ये जो कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन जो करोगे किसके बेस पे करोगे? टैक्सोनोमिकल एड्स। ओके, सो टैक्सोनोमिकल एड्स जो होगा, की हो गया या फिर कैटलॉग हो गया, जो भी मोनोलॉग हो गया, उसके कंपेयर करके तुम लोग इसका कैरेक्टराइजेशन करोगे। तो भाई ये कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन इज कंप्लीट। आज बहुत मजे की बात करने वाला हूं, थोड़ा रुको, वीडियो को स्किप मत करना। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे देख रहे हैं भाई, बहुत स्किप कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं पाओगे। सीधा सा बात बोल रहा हूं, कुछ भी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि दूसरा वीडियो हो तो चलेगा भाई, एंटरटेनमेंट वीडियो हो गया, मूवी हो गया, तुम लोग स्किप कर लोगे तो कुछ समझ पाओगे। लेकिन भाई एजुकेशनल चैनल अगर तुम लोग देख रहे हो ना, अगर एजुकेशन का वीडियो देख रहे हो तो मन लगा के देखो, ठीक है? मतलब तुम लोगों को स्किप करने का टाइम कहाँ मिलता है? जब मैं वीडियो देखता हूँ, कोई एजुकेशनल वीडियो देखता हूँ, तो मैं स्किप ही नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो कुछ बताते हैं ना, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें कुछ ना कुछ नई बातें तो मतलब छुपी ही होगी, उसको निकालो यार, उसका निचोड़ निकालो, ठीक है? अभी आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन तो चला गया भाई। अब उसके बाद आ गया नोमेनक्लेचर। क्या आ गया? कलर चेंज करते हैं। नोमेनक्लेचर, भाई नोमेनक्लेचर क्या है? ठीक है, एक मिनट, देखो अभी नोमेनक्लेचर के नामकरण, सिंपली नेमिंग करना। भाई ये नेमिंग कैसे होगा? ठीक है, एक सीधा सा बात बताता हूं, अगर तुम्हें कोई बोलेगा नामकरण करो, तो किस बेसिस पर करोगे? भाई 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। प्लांट्स कितने हैं? जल्दी रिकॉल करो, प्लांट्स कितने हैं? याद नहीं है ना? 0.55 मिलियन species of plants and 1.2 million species of plant animals are available there. Okay, अभी तक इतने हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। हर साल कितने ऑर्गेनिज्म फाइंड होते हैं? याद नहीं है ना? 15,000 ऑर्गेनिजम्स, 15,000 स्पीसीज हर साल डिस्कवर किए जा रहे हैं, ठीक है? अभी नोमेनक्लेचर अगर हम लोग बात करेंगे तो नोमेनक्लेचर क्या होगा? कुछ बेसिक्स के ऊपर डिपेंड करके हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। अभी ये जो नोमेनक्लेचर होता है ना, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये सिंपली अभी हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जो आगे पढ़ेंगे वो होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, और एक बात, ये जो होगा ये एक ही नेम, अब अगर मैं एग्जाम्पल ले जाता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। भाई अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया, या अगर मैंने ये ले लिया, सॉरी, मैलस डोमेस्टिका, है कि नहीं? अंडरलाइन करना पड़ेगा भाई, आगे बताऊंगा, सारे के सारे रूल्स भी बताऊंगा। मैलस डोमेस्टिका ये क्या है? सबका फेवरेट एप्पल। एक राज का बात बताता हूं, तुम लोग शायद जानते भी होंगे,
एप्पल इन ए डे, अगर एक दिन में एक एप्पल खाओगे ना तो कभी डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर चलो, हम तो भाई गरीब लोग हैं, कहाँ एप्पल खाएंगे, खाएंगे भाई जॉब लग जाए फिर खाएंगे, क्या बात है। अगर एक बात बता दूं, मम्मी पापा के पैसों पर ऐश करना ना बहुत बड़ी गलती होती है, बता रहा हूँ। तुम लोग अभी समझोगे कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना जॉब करो, अपना कमाओ, अपना खाओ, ठीक है। उनके ऊपर डिपेंडेंट मत हो, तुम लोग ऐसे काम करो कि उनको प्राउड फील होए, ठीक है ना। तो अब तुम अगर अपने मतलब कुछ लोग, कुछ बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे हैं अभी, बहुत सारे, मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे प्राइमरी नीड्स हैं वो पूरे वो करेंगे क्योंकि वो उनका दायित्व है, ठीक है, उसको हम लोग मना नहीं करेंगे। लेकिन जो हम लोग मतलब फिजूल के खर्चे बहुत करते हैं हम लोग, पता है ना, मैं वो नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने मतलब माता पिता के पैसों पर ऐश करने का कोई मतलब ये मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, छोड़ो, तुम लोग भी कहाँ के कहाँ बुरा मान लोगे, छोड़ो। मैलस डोमेस्टिका, एप्पल की बात कर रहे थे। अब ये जो नेमिंग हो गया वर्ल्ड वाइड, तुम जहां भी जाओगे, अगर तुम बोलोगे कि मैलस डोमेस्टिका के ऊपर मुझे रिसर्च करना है, तुम जाओगे कहाँ, बोस्टन यूनिवर्सिटी चले गए। अब वहां पर तुम जो जाके बोलोगे कि भैया मुझे सेव के ऊपर रिसर्च करना है, अब वो लोग क्या समझेंगे मुझे तो नहीं पता, वो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। पहली बात, सेव कहने से कोई कोई समझ नहीं पाता, मतलब अगर हम लोग इंडिया के बाहर चले जाएं, लेकिन मैलस डोमेस्टिका बोल देना, जहां भी जाओ मैलस डोमेस्टिका अगर तुम बोलोगे तो सब लोग जानेंगे कि भाई मैलस डोमेस्टिका एप्पल होता है, उनके लैंग्वेज में जो भी हो, लेकिन वो जान तो पाएंगे भाई मैलस डोमेस्टिका है क्या। तो मतलब जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर करते हैं, उसको ऐसे बेसिक्स पर किया जाता है, वर्ल्ड वाइड रिसर्च को देखा जाता है कि वर्ल्ड वाइड इस एप्पल के ऊपर क्या क्या रिसर्च हुए हैं और उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, कहां पर वो पहले आया था, कौन से साइंटिस्ट ने उन्हें पहले उसके ऊपर रिसर्च करके कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिए थे, सब कुछ को नजर में रखते हुए ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। अभी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो हमारा खत्म हो गया भाई। और हाँ, ये जो नोमेनक्लेचर है ना, पहले हम लोग ये दो टाइप के थे, ठीक है। ये जो नोमेनक्लेचर है पहले दो टाइप के थे, एक तो हो गया तुम्हारा पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, और एक है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ओके। अब भाई जो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर है इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। अब एग्जाम्पल दूं क्या, चलो एग्जाम्पल ले लो। सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया, चलो कलर चेंज करते हैं, कैटनिप, ओके। कैटनिप का एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, तो भाई ये क्या है, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, ये है नेपेटा, अभी मैंने लिख के रखा हूं, ये मुझे याद नहीं है क्योंकि भाई पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर इतने बड़े बड़े होते हैं ना, जनरली याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए तो हम लोगों ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लाया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखा है नेपेटिया फ्लोरीबस, ओके, फ्लोरीबस। अब देखो कितना बड़ा है, चलो देखते जाओ, ओके। इंटरप्टे, एक मिनट, इंटरप्टे स्पिकैटस, पेंडनकुलाटिस, ठीक है। ये हो गया टोटल नाम, भाई देख रहे हो ना कितना बड़ा नाम है, इसको याद रख पाओगे भाई। बायोलॉजी के एक नॉर्मल नाम हम लोग मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम लोगों को याद नहीं रहता है, तो फिर भाई पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर के खाक का चीजें हम लोग याद रखें, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कैटनीप का नाम जैसे है ये, अभी भाई गलती तो मैंने कर दिया, यहाँ पर सारे के सारे नीचे अंडरलाइन तो करना पड़ेगा भाई। इसका मतलब क्या है, मतलब भी लिखा है नेपेटा विथ फ्लावर्स, फ्लोरीबस मतलब फ्लावर्स, नेपेटा विथ फ्लावर्स इन एन इंटरप्टेड
पेंडिकुलेटेड स्पाइकल। ओके, इसका मतलब क्या है, समझ में आया ना? निपेटिया विथ फ्लावर्स इन एन इंटरप्टेड पेंडिकुलेटेड स्पाइक, इसका मतलब यह है। समझ में आ गया? अब भाई ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हम लोग तो मतलब बेसिकली जानते हैं क्या, होमो सापियंस सापियंस, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, सबसे अच्छा एग्जांपल ले जाते हैं। चलो इसका एग्जांपल क्या हो गया, कलर चेंज करते हैं भाई, बता रहा हूं इससे ज्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, देख रहे हो ना क्या चीज है भाई, सबसे इजी एग्जांपल मुझे यही लगता है भाई, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। ये हो गया तुम्हारा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो भाई इसमें थोड़ा फाइंड आउट करते हैं ये क्यों ऐसा हुआ। हम लोग जब बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, यहां पर मैलस और डोमेस्टिका, तो यहां पर मैलस क्या है, देखो डोमेस्टिका एक चीज है, मैलस है। डोमेस्टिका क्या है, स्पीसीज है, डोमेस्टिका इज स्पीशीज। अब आगे भी पढ़ेंगे हम लोग टॉटोनिम्स क्या है, होमोनिम्स क्या है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, सिर्फ सबर करो थोड़ा। मैलस क्या हो गया, जीनस हो गया, ठीक है, ये हो गया स्पेसिफिक एपिथेट और ये हो गया इसका जीनस। तो भाई अगर गोरिल्ला 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 को हम लोग देखें तो ये गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ये किसको डिफाइन करेगा, ये करेगा वही जीनस को, ये किसको करेगा, स्पीशीज को। भाई ये क्या रह गया, ये हो गया तुम्हारा सब स्पीशीज। देख लो एक बार ठीक से, ये हो गया गोरिल्ला जीनस, ये हो गया स्पीशीज, ये हो गया सब स्पीशीज। समझ में आ गया क्यों भाई ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या था, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर क्या था, और ये जनरली 1730 से पहले चलता था। ठीक है, यहां पर ईयर लिख रहा हूं 1730, इससे पहले ये सब चल रहा था। अब समझ में आ गया सब कुछ, आई गेस खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया, ठीक है। अब भाई ये जो नोमेनक्लेचर होता है इसमें कुछ बातें मैंने छूट दी हैं। नोमेनक्लेचर में जनरली 2 टाइप्स के नेम्स होते हैं, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। सो गाइस नोमेनक्लेचर के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो नोमेनक्लेचर है क्या, नॉर्मली एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देता हूं। टू गिविंग नेम्स, ओके। और यहां पे थोड़ा सा छूट गया मेरा, नहीं, वो जो मेथड होता है, ठीक है, मेथड होता है जिससे हम लोग ऑफ गिविंग नेम्स, ठीक है। तो आज थोड़ा एनर्जी कम है भाई, थका हुआ हूं ना, ठीक है, चला लो काम भाई, देखते हैं। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ, मैंने प्रॉमिस किया है क्वालिटी एजुकेशन दूंगा, मतलब क्वालिटी एजुकेशन ही दूंगा, ठीक है। तब अब नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे तो मेथड ऑफ गिविंग नेम्स हो गया। अब हम किस तरह के नाम देते हैं, किस तरह के नाम देते हैं भाई, एक होता है कॉमन नेम, मतलब जो कि वर्नाकुलर नेम है, लोकल नेम, और एक हो गया साइंटिफिक नेम, ओके। सो 2 types of names are given to organisms। क्या है 2 टाइप्स, पहला वाला तो है लोकल नेम, ठीक है ना, एक हो गया लोकल नेम, दूसरा हो गया साइंटिफिक नेम, हो गया। अब भाई चलो देखते हैं लोकल नेम हम लोग, क्या है लोकल नेम, कैसे दिया जाता है लोकल नेम, और बेसिकली लोकल नेम हम लोग क्यों नहीं प्रोवाइड कराते हैं, मतलब क्यों नहीं, एक ऑर्गेनिज्म को क्यों लोकल नेम प्रोवाइड नहीं किया जाता, उसके बारे में भी देखेंगे, इसका डिमेरिट्स क्या है, और क्यों साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है ये भी देखेंगे। अब चलो
कॉमन नेम देखते हैं क्या है, मतलब जो वही लोकल नेम। कॉमन नेम मीन्स लोकल नेम, और भी हम लोग इसे बोलते हैं वर्नाकुलर नेम। वर्नाकुलर नेम। तो भाई ये होता क्या है? पहली बात तो ये है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होता है, और ये जो वर्ड का मतलब ये बेसिकली यूनिनोमियल होते हैं। अभी बाइनोमियल पढ़ा ना, यूनिनोमियल मतलब एक ही वर्ड में सिंपली, जैसे हो गया तुम्हारा दूधरा फूल जिसे बोलते हैं दोधक, दोधक फ्लावर जिसे बोलते हैं। तो भाई उसमें कुछ पेक्युलियरिटी भी लेते हैं, यहां से आ गया पेक्युलियरिटी। ये क्या है? मतलब देखो, दोधक का जो फूल होता है वो वाइट दिखता है, मतलब दूध के कलर का दिखता है, इसीलिए उसको बोल देते हैं दोधक, सिंपली हो गया। और एक भी होता है इजी टू pronounce by those region of people, okay, easy to pronounce by those region of people। ठीक है, मतलब मैं क्या बता रहा हूं समझ में आ रहा है ना? अब इंडिया के लोगों को बोलोगे दोधक का फ्लावर तो उन्हें भाई समझ में आएगा, अगर अमेरिका में जाके बोलोगे कि दोधक का फूल तो ये उनको प्रोनाउंस करने में भी इसमें दुविधा होगी, और इसको याद रखने में भी उन्हें दुविधा होगी। ठीक है ना, पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यही तो डिमेरिट्स हैं, आगे बताऊंगा भी पॉइंटेड बाय। ठीक है, इजी टू प्रोनाउंस एंड इजी टू एंड प्रोनाउंस एंड रिमेंबर, यही होता है बेसिकली। ठीक है, और एक बात हो गया, ये जो वर्ड होते हैं मतलब जो कॉमन नेम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा जारी किया जाता है, पर्टिकुलर पर्सन। अब भाई ये जो दोधक का फूल हो गया, तुम क्या सोच रहे होगे? इसका नामकरण करने के लिए एक मीटिंग फिक्स की गई होगी? कोई मीटिंग नहीं है भाई, एक लोग मतलब एक पर्सन ने उसको देखा कि भाई ये दूध के कलर का दिख रहा है, तो उसने बोल दिया, वो फूल लेके चला गया सपोज। तो कल सुबह जब उठते ही जब उसने मंदिर लेके वो फूल गया तो लोग पूछेंगे भाई ये कौन सा फूल है? उसने बोल दिया भाई दोधक का फूल है, तो भाई वही बात फैल जाएगी चारों तरफ कि भाई ये दोधक का फूल है, दोधक का फूल है, दोधक का फूल है। हो गया ना, फूल का नामकरण तो हो गया दोधक, लेकिन उसका नामकरण किसके द्वारा हुआ? जो व्यक्ति, जो पर्सन उस फूल को पहले लाया, मंदिर लेके गया, उसी के द्वारा, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो इसका नामकरण करता है। ठीक है, लेकिन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में जब मतलब बायोलॉजिकल नेमिंग होता है ना, तो वैसा नहीं होता है। एक मीटिंग होता है, टोटल वर्ल्ड के जितने भी प्रोफेसर हैं, जिन्होंने रिसर्च किया हुआ है, जितने साइंटिस्ट हैं, टैक्सोनोमिस्ट, सिस्टमैटिस्ट, सारे के सारे बैठते हैं वहां पर, देखते हैं कि भाई जितने भी रिसर्च पेपर हुए हैं सबके ऊपर नजर डाली जाएगी कि भाई इसका क्या क्या कॉमन चीजें हैं, उसको लेकर फिर उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ है, सब कुछ देख के उसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा हुआ। अब भाई डिफरेंस भी बता रहा हूँ भाई, देखो कितना वर्क कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, बदले में कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया तुम्हारा कॉमन नेम के फीचर्स। अब चलो बात करते हैं साइंटिफिक नेम के फीचर्स के बारे में। नहीं नहीं नहीं, पहले इसका डिमेरिट्स देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक नेम में क्लिक डाउन करेंगे। चलो देखो, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया यहाँ पर। क्या सवाल खड़ा हुआ? व्हाई कॉमन नेम्स कांट बी टेकन बाय बायोलॉजिस्ट। कॉमन नेम्स को हम लोग साइंटिफिक नेमिंग में क्यों इन्वॉल्व नहीं कर पाए? क्यों जो सिस्टमैटिस्ट थे, जो टैक्सोनोमिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्यों कॉमन नेम्स को पिकअप नहीं किया?
साइंटिफिक नेम के तौर पर या एक ऑर्गेनिज्म के नाम के तौर पर क्यों नहीं लिया गया? अब चलो उसके कुछ डिमेरिट्स थे, उसी को फाइंड आउट करते हैं। पहली बात तो ये थी कि इट्स डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। ओके, मतलब क्या है इसका मतलब बताओ। अभी सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्याज का, ओनियन, उसका एग्जाम्पल ले लो भाई। ओनियन को हम लोग तो प्याज बोलते हैं, मैं उड़ीसा से हूं, हम लोग तो प्याज ही बोलते हैं, लेकिन कुछ रीजन में उसको कांदा भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर कांदा एक चीज है जिसको हम लोग उबाल के खाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया, रीजन टू रीजन तो डिफर किया, क्योंकि ओनियन हम लोग अगर बोलते हैं प्याज बोलते हैं तो एक जगह पर कांदा भी हो गया, रीजन टू रीजन डिफर किया। और एक भी दूसरी बात आ गया, मीनिंग्स चेंज हो गए। ओके, मीनिंग्स चेंज्ड, ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट था, इसका मीनिंग चेंज हो जाता। क्योंकि हम लोग अभी तो बताया ना, प्याज और कांदा, अगर तुम उड़ीसा में कांदा बोलोगे तो कांदा को हम लोग जो उबाल के खाते हैं हम वही समझेंगे, हम प्याज नहीं समझेंगे। अगर तुम हम लोग प्याज बोलोगे तभी हम लोग समझेंगे, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया ना कांदा बोलने से, हो कि नहीं हो गया? वही डिमेरिट्स है। और एक डिमेरिट्स भी है, क्या है अभी तो बताया, सेवरल नेम्स, सेवरल नेम्स, ओनियन, प्याज, कांदा, varieties of names. Okay, so when you talk about, और एक डिमेरिट्स क्या है इसका, ठीक है, और एक डिमेरिट्स है, इसको हम लोग इजीली करेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसका इजीली इसका करेक्शन नहीं हो सकता है। ओके, इजीली कांट बी करेक्टेड। ओके, सो इट्स डिफाइंड, क्या क्या डिमेरिट्स है, यही 4 डिमेरिट्स मैं सोच रहा हूं यही हो गए, जिसके लिए बायोलॉजिस्ट ने इन सारे नेम्स को पिकअप नहीं किए। जैसे कि दोधक हो गया, कंडियाली हो गया। अब भाई कंडियाली क्या है, अब देखो इसका कैसे नामकरण हुआ, एक पेड़ के ऊपर कांटा दिख गया हम लोगों को, हम लोग उसको बोले कंडियाली, कांटा कंडियाली। समझ में आ रहा है ना क्यों लोकल नेम्स को नहीं लिया गया? यही रीजन से कि लोकल नेम्स पिकअप नहीं हो पाए। तो फिर देर किस बात की, साइंटिफिक नेमिंग के और हमारा स्टीयरिंग घुमाते हैं। चलो, टाइम वेस्टिंग के हम लोगों ने स्टीयरिंग घुमा लिया है किसकी और, साइंटिफिक नेम्स के। अब भाई चलो एक बात मुझे बताओ, साइंटिफिक नेम्स एक ऐसा नेम होना चाहिए कि नहीं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होना चाहिए, है कि नहीं होना चाहिए? अब भाई ये कैसे एक्सेप्टेबल होगा, पहली बात तो ये कैसे एक्सेप्टेबल होगा, सोच के बताओ, थोड़ा सोचो। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को, अगर हम लोग 5 लोगों का एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है, एक बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप है, तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले अगर मैं उन लोगों से ना पूछूं, उनके तहत सहमति ना लूं जो कि उनके लाइफ के ऊपर कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है, ऐसा डिसीजन अगर मैं खुद ले लूं उनसे बिना पूछे, तो वो कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा उनके द्वारा। ठीक बोला ना मैं? वैसा ही होता है, यही तो डिमेरिट्स था वर्नाकुलर नेमिंग में। वर्नाकुलर नेमिंग में जो लोकल नेम्स दिए जाते थे, जैसे मैंने बताया दोधक, भाई दोधक के बारे में जब नेमिंग हुआ, एक पर्टिकुलर पर्सन ने नेमिंग किया, क्या उस दोधक नाम रखने से पहले उसने पूरी गांव के साथ या फिर जो भी एक छोटी सी मीटिंग भी की थी? नहीं की थी, जो मन में आया वही बक दिया, भाई वही नाम हो गया। ये कैसा नेमिंग है भाई, ये कैसा नेमिंग है? इसीलिए साइंटिफिक नेमिंग में ये आया कि ऐसा नेमिंग होना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब ये कैसे हो गया? ये भाई agreed to all principles and research, okay,
उसके सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, रिसर्च हैं, या फिर हम लोग और भी बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर्स, ये भी बोल सकते हैं। भाई बहुत है, क्योंकि अगर ऐसे देखोगे ना तो उसका पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, उसका इवोल्यूशनरी लिंक क्या है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, सबको नजर में रखते हुए ये साइंटिफिकल नेमिंग किया जाता है। ओके, सो साइंटिफिकल नेमिंग के बारे में हम लोगों ने इतना जान लिया। और एक बात भाई, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, टाइनोमियल नोमेनक्लेचर मैंने तो बता दिया है इसमें। तो भाई ये तो पता चल गया ये क्यों साइंटिस्ट के द्वारा एक्सेप्टेबल हुआ। और एक बात, इसमें एक ऐसा रूल बना कि ऐसा नेमिंग होना चाहिए जो कि एक मिनट, जो कि एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज से डिफरेंशिएट करे। ये एक मेन स्ट्रीम हो गया। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, मेरा माइक इशू, शायद साउंड ठीक से आ रहा है ना? आई थिंक कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। नो 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 नो, या क्लियर हो गया। अब देखो, क्लियर क्लियर आ रहा है ना? ठीक है, तो क्या मैं बता रहा था, हाँ, सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, ओनली वन नेम उसका होना चाहिए। कुछ ग्लिच रह रहा है क्या? क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर हो रहा है, देखना, क्लियर, ओके, डन, हो गया भाई। काट, अभी मैं इसको कट नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं मूड में हूं, कट नहीं करने वाला हूं। देख लो भाई क्या है, हमारा रिकॉर्डिंग है, कुछ नहीं है, वहां पर पीसी लगा हुआ है। ठीक है, चलो, ओनली वन नेम होना चाहिए उसका। किसका? ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए। और भाई किसका होगा? और ऑर्गेनिज्म, भाई मेरा मतलब क्या बताऊं, मेरा इतना हैंडराइटिंग खराब हो गया है ना, मैं क्या बताऊं अभी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ऑर्गेनिज्म, अभी भाई मतलब व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूँ इसीलिए ऐसा हैंडराइटिंग है, लेकिन मेरी मम्मी ने ना मेरे हाथ को मार मार के मेरे हैंडराइटिंग सीधे किए थे बचपन में, अभी नहीं, अभी ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा ओनली वन नेम गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, और वो एक ऐसा नाम होना चाहिए, एक ऐसा डिफाइंड नेम होना चाहिए कि जो उसको और जो अदर स्पीशीज हैं उनसे उसको डिफरेंशिएट करता होगा। और एक ऐसा नेम होना चाहिए जो कि पहले कभी यूज में नहीं आया होगा। ओके, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नॉट यूज्ड बिफोर, क्या नेम भाई, और क्या, ये नेम जो होगा वो पहले यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे क्या बताऊं, यही तो है भाई, यही है और कुछ नहीं। हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया ना तुम्हारा? परफेक्ट, बिल्कुल पक्का। चलो नेक्स्ट गाइस, आज के लिए इतना। आज सोच तो रहा था कि जो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर हैं उसको खत्म कर लूंगा, लेकिन नहीं, उसको हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ओके, बहुत सारे, मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना, एनसीईआरटी में सिर्फ 4 ही रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, वो तो अगर बताना होता तो मैं अभी बता के ही सेशन खत्म कर लेता, लेकिन नहीं, मुझे तुम लोगों को एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड कराना है, कुछ ज्यादा जो औरों नहीं देते हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी एजुकेशन, किफायती एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, और मेरा प्रॉमिस मैं कभी नहीं तोड़ता। ओके, सो जस्ट फेथ ऑन मी। और भाई बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डीपीपी प्रोवाइड कराऊंगा, सारे के सारे जो मेंटल स्किल्स डेवलपिंग क्वेश्चंस होंगे वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। भाई एक बार ज्वाइन करके देखो। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हो। एक बार ज्वाइन कर जाओ, 50 सब्सक्राइबर्स या उससे थोड़ा ज्यादा हो जाए ना, 50 या 100 के बीचों बीच अगर सब्सक्राइबर आ गए तो मैं डेली क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। और मेरा ये प्रॉमिस है कि अगर तुम लोगों को क्वेश्चंस अच्छा नहीं लगे, डीपीपी अच्छा नहीं लगा, तो भाई लीव कर जाना।
ठीक है, चैनल को लीव भी किया जा सकता है, चैनल लीव कर लेना कोई बात नहीं, लेकिन इनको ज्वाइन करके देखो, ठीक है। और भाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कुछ नहीं मांगूंगा, अच्छा लगेगा तो लाइक तुम खुद करोगे, सब्सक्राइब तुम खुद करोगे, क्योंकि भाई मैं भिखारी की तरह मांग नहीं सकता। मेरा काम है दान करना, ज्ञान दान करने से। एक बात तुम्हें बताता हूं, ज्ञान ऐसी चीज होता है जो बांटने से बहुत बढ़ता है, ठीक है ना। तो वही मैं कर रहा हूँ और मुझे लगता है मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो देना तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, सो आज के लिए इतना, कल के सेक्शन में मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नए फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। सो गुड बाय, हैव ए गुड डे।